Good morning, dear students. I am Mr. Rakesh Kumar Singh. Today we are going to learn about formation of simple sentences using infinitive. Dear students, the word infinitive can be formed to use preposition to before first form of the verb. It means to plus verb को ही हम infinitive के रूप में जानते हैं. जब किसी वर्ब के मूल रूप से पहले हम प्रीपोजिशन टू प्रयुक्त करते हैं तो ऐसे वर्ब्स को ही हम इन्फिनिटिव कहते हैं. उच्चारण करने पर हिंदी में इन्फिनिटिव के अंत में ना, नी और ने शब्द आते हैं. इन्फिनिटिव के प्रयोग द्वारा जब हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक साथ जोड़कर कोई नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में हम दिए गए वाक्यों में से किसी भी एक वाक्य के फाइनाइट वर्ब को उसी रूप में प्रयुक्त कर देते हैं. शेष सभी वाक्यों में लिखे गए फाइनाइट वर्ब को हम इन्फिनिटिव में बदल देते हैं. ध्यान देना है, दिए गए वाक्यों में लिखे गए उस वर्ब को ही हम इन्फिनिटिव में बदलते हैं जिस वाक्य में लिखे गए वर्ब से या तो कोई उद्देश्य प्रकट हो या तो कोई फल प्रकट हो. तो जिस वर्ब से उद्देश्य या फल का प्रकट होना पाया जाए उसी वर्ब से पहले हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करके उस वर्ब को इन्फिनिटिव के रूप में बदल कर ले देते हैं. एज एग्जाम्पल, आई वेंट टू देहरादून. सेकेंड सेंटेंस हुआ आई वेंट देयर टू स्टडी. पहला सिंपल सेंटेंस लिखा गया है आई वेंट टू देहरादून. दूसरा सिंपल सेंटेंस लिखा गया आई वेंट देयर टू स्टडी. इन दोनों वाक्यों का अध्ययन करने पर जब हम इसकी व्याख्या करेंगे तो पहले सेंटेंस का अर्थ होगा मैं देहरादून गया और दूसरे सेंटेंस का अर्थ हुआ मैं वहां अध्ययन करने गया. तो दोनों वाक्यों में जो वर्ब लिखा गया वेंट और दूसरे वाक्य में लिखा गया एक वर्ब है स्टडी जिसके पहले प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया गया है. तो देहरादून जाने का जो फल है, देहरादून जाने का जो उद्देश्य है वो स्टडी करना है. इसलिए दूसरे वाक्य में लिखे गए इस टू स्टडी को ही हम इन्फिनिटिव के रूप में प्रयुक्त करेंगे और पहले वाक्य में लिखे गए वर्ब को फाइनाइट वर्ब के रूप में प्रयुक्त करके जब दोनों सेंटेंस को हम एक साथ जोड़ देंगे तो सेंटेंस फॉर्मेशन इस तरह होगा आई वेंट टू देहरादून टू स्टडी. मैं पढ़ाई करने के लिए देहरादून गया. इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं. He had three sons. उसके 3 पुत्र हैं. He had to
टीच देम। इस सिंपल सेंटेंस में पहला सेंटेंस लिखा गया ही हैड 3 सन्स, उसके 3 पुत्र हैं। दूसरा लिखा गया सिंपल सेंटेंस है ही हैड टू टीच देम, उसे उन्हें पढ़ाना है, शिक्षित करना है। तो पहले वाक्य में लिखा गया वर्ब हैड, दूसरे वाक्य में भी लिखा गया वर्ब हैड। दैट वर्ब इज यूज्ड एज लिंकिंग वर्ब, नॉट एज हेल्पिंग वर्ब। और इस वाक्य में वर्ब टीच के पहले प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया गया है, जो इन्फिनिटिव के रूप में प्रयुक्त है। जब दोनों वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करने के पश्चात हम इन वाक्यों को एक साथ जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर सेंटेंस फॉर्मेशन इस प्रकार होगा, उसे उसके पास शिक्षित करने के लिए अपने खुद के 3 पुत्र हैं। जो टीच वर्ब लिखा गया है, टू प्लस वर्ब टू टीच, यह उन बच्चों के शिक्षित करने का उद्देश्य है, इसलिए इसी वर्ब को हम इन्फिनिटिव के रूप में प्रयुक्त करेंगे। जोड़ने पर सेंटेंस फॉर्मेशन इस प्रकार करेंगे, ही हैड 3 सन्स टू टीच। ही हैड 3 सन्स टू टीच, अर्थात उसे अपने 3 बच्चों को शिक्षित करना है। फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज के अंतर्गत सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन करने के लिए हम तीसरे नियम का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिस नियम का नाम है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंसेस बनाना। फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। प्यारे बच्चों, द वर्ड नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट मीन किसी भी वाक्य में लिखा गया एक ऐसा सब्जेक्ट या कर्ता जो उस वाक्य में लिखा तो गया हो, लेकिन उस वाक्य में पूर्णतया स्वतंत्र हो। स्वतंत्र होने से तात्पर्य यह है कि लिखा गया सब्जेक्ट या कर्ता जिस वाक्य में लिखा हो, उस वाक्य में लिखे गए वर्ब से उस सब्जेक्ट का कोई भी संबंध न हो। संबंध न होने का तात्पर्य हुआ कि वाक्य में लिखे गए वर्ब से का वह नाउन न तो सब्जेक्ट हो और न ही ऑब्जेक्ट। फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते समय जिन शर्तों का पालन करना है, वाक्यों का अध्ययन करके हमें उन शर्तों को भली भांति समझ लेना चाहिए। 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक साथ जोड़ते हैं तो सर्वप्रथम देखते हैं कि वाक्यों में लिखे गए सब्जेक्ट एक जैसे तो नहीं है। यदि दिए गए वाक्यों में लिखे गए सब्जेक्ट एक जैसे हों तो हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके उन्हें एक साथ जोड़ नहीं सकते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करने के लिए या करते समय हमें ध्यान देना है कि दिए गए विभिन्न सिंपल सेंटेंसेज में लिखे गए सब्जेक्ट अलग अलग हों।
कंडीशन नंबर फर्स्ट, वाक्यों में लिखे गए सब्जेक्ट अलग अलग हों, और जो दूसरी कंडीशन फुलफिल करनी है वो ये देखना है कि दिए गए वाक्यों में जो लिखे गए वर्ब हैं उस वर्ब से उन वाक्यों में जिस कार्य का करना या होना पाया गया हो वे कार्य एक दूसरे के बाद हुए हों, और जो कार्य एक दूसरे के बाद हुए हों उन वाक्यों में एक तरह से कारण और परिणाम का संबंध हो। कहने का मतलब, यदि एक वाक्य में लिखा गया वर्ब कोई कारण बताता हो तो दूसरे वाक्य में लिखा गया वर्ब उसी कारण के परिणाम के रूप में प्रयुक्त किया गया हो। ऐसी दशा में ही हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक साथ जोड़ देते हैं। ध्यान देना है, जिस वाक्य में लिखे गए वर्ब से किसी कार्य का पहले या होना पाया गया हो उसी वाक्य में लिखे गए सब्जेक्ट को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में प्रयुक्त करते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को हमेशा किसी पार्टिसिपल से पहले लिखते हैं। वह पार्टिसिपल बीइंग हो सकता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है बीइंग, परफेक्ट पार्टिसिपल हो सकता है, परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव वॉइस फॉर्म भी हो सकता है। एज एग्जाम्पल, वी कैन नोट हियर, वी कैन नोटिस हियर। यदि दिए गए वाक्यों में लिखे गए वे वर्ब जिनमें कारण और परिणाम का संबंध हो, यदि वे वाक्य एक्टिव वॉइस में लिखे गए हों तो जिस वर्ब से कार्य का पहले होना पाया गया हो उसी वाक्य में लिखे गए सब्जेक्ट को, और ऐसे सब्जेक्ट से पहले हम हैविंग का प्रयोग करते हैं। जैसे द टीचर entered the class, दूसरा सिंपल सेंटेंस हुआ द स्टूडेंट्स became साइलेंट। ये दो सिंपल सेंटेंस लिखे गए हैं जिसमें पहला सिंपल सेंटेंस है द टीचर इंटर्ड द क्लास, अध्यापक कमरे में प्रवेश किया। दूसरा सेंटेंस है द स्टूडेंट्स बिकेम साइलेंट, छात्र शांत हो गए। तो दिए गए वाक्यों में लिखे गए सब्जेक्ट अलग अलग हैं। पहले सेंटेंस में लिखा गया सब्जेक्ट द टीचर है, दूसरे सेंटेंस में लिखा गया सब्जेक्ट द स्टूडेंट है, जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट प्रयुक्त करने के प्रथम शर्त को पूरा करता है। पहले वाक्य में लिखा गया सब्जेक्ट इंटर्ड है और दूसरे में बीकेम है। अध्यापक का कमरे में प्रवेश करना एक कारण है और बच्चों का शांत हो जाना उसी का परिणाम है। अध्यापक के कमरे में प्रवेश करने का कार्य पहले हुआ और उसके बाद विद्यार्थियों के शांत हो जाने का कार्य हुआ। इन दोनों वर्ब में कारण और परिणाम का संबंध है। कारण बताने वाला वर्ब इंटर्ड द क्लास है, इसलिए हम इसी वाक्य में लिखे गए सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में प्रयुक्त कर देते हैं। क्योंकि यह वाक्य एक्टिव वॉइस में लिखा गया है, इसलिए हम इसमें हैविंग अर्थात परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। द टीचर हैविंग entered the class, the students
became silent. The teacher having entered the class, the students became silent. As example, we can mention the second example of nominative absolute in active voice form of the sentence. The police arrived the thieves ran away. पुलिस पहुंच गई, चोर भाग गए. इस सेंटेंस में भी दिए गए वाक्यों में लिखे गए सब्जेक्ट अलग अलग हैं. पहले सेंटेंस में लिखा गया सब्जेक्ट द पुलिस है, दूसरे सिंपल सेंटेंस में लिखा गया सब्जेक्ट द थीव्स है. इस वाक्य में लिखा गया वर्ब अराइव्ड है और दूसरे वाक्य में लिखा गया वर्ब रन अवे है. पहले वाक्य में लिखा गया वर्ब अराइव्ड पुलिस के पहुंचने का कारण बताता है और दूसरे सेंटेंस में रन अवे जो लिखा गया अबाउट द थीव्स लिखा गया द थीव्स रन अवे, वह पुलिस के पहुंचने का परिणाम है. तो पुलिस का पहुंचना कारण प्रदर्शित करते हैं, चोरों का भाग जाना उसी का परिणाम है. कारण बताने वाला वर्ब अराइव्ड है जिससे यह सिद्ध होता है कि पुलिस का पहुंचना ही पहले हुआ. इसलिए इसी वाक्य में लिखे गए सब्जेक्ट द पुलिस को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में बदल देते हैं. दिए गए सेंटेंस को जब हम सिंपल सेंटेंस के रूप में फॉर्म करेंगे तो एक साथ जोड़ने पर इस तरह लिख देंगे द पुलिस हैविंग arrived the thieves ran away. The police having arrived, the thieves ran away. प्यारे बच्चों, इसी प्रकार जब दिए गए सिंपल सेंटेंसेज में इज, एम, आर, वाज, वेयर प्रयुक्त किए गए हों लेकिन वे उस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयुक्त न करके लिंकिंग वर्ब के रूप में प्रयुक्त हों, तो ऐसे वाक्यों को एक साथ कंबाइन करते समय, एक साथ जोड़ते समय हम बीइंग पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं. जैसे द वेदर वाज स्टार्मी. द स्टूडेंट्स did not go to school. The weather was stormy. The students did not go to school. पहला सेंटेंस द वेदर वाज स्टार्मी, मौसम तूफानी था. दूसरा सेंटेंस लिखा गया द स्टूडेंट्स डिड नॉट गो टू स्कूल, विद्यार्थी विद्यालय नहीं गए, स्कूल नहीं गए. इस वाक्य में लिखा गया सब्जेक्ट द वेदर है और दूसरे सेंटेंस में लिखा गया सब्जेक्ट द वेदर है, द स्टूडेंट्स है, जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के प्रयोग करने के प्रथम शर्त को पूरा करता है. पहले सेंटेंस में लिखा गया वर्ब वाज है, इसके पश्चात कोई भी मूल वर्ब नहीं लिखा गया है, इसलिए इस सेंटेंस में इस वर्ब को लिंकिंग वर्ब के रूप में प्रयुक्त किया गया है.
इन वाक्यों का अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है, पहले सेंटेंस में जैसा लिखा गया है, मौसम तूफानी था, विद्यार्थी स्कूल नहीं गए। तो मौसम तूफानी होना कारण है और उसी का परिणाम यह हुआ कि विद्यार्थी स्कूल नहीं गए। क्योंकि इस वाक्य में फाइनाइट वर्ब वॉच इज यूजिंग एज ए लिंकिंग वर्ब, इसलिए इस वाक्य में जो लिखा गया सब्जेक्ट द वेदर है, हम इसके पश्चात प्रेजेंट पार्टिसिपल बीइंग का प्रयोग करेंगे। वाक्य को इस तरह से जोड़ेंगे, द वेदर बीइंग स्टार्मी, द स्टूडेंट्स did not go to school. The weather was stormy, the students did not go, जोड़ने पर the weather being stormy, the students did not go to school. यदि दिए गए दोनों ही सिंपल सेंटेंस पैसिव वॉइस फॉर्म में लिखे गए हों तो दोनों वाक्यों को जोड़ते समय हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के पैसिव वॉइस फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे द कैप्टन वाज killed, the army fled, the army fled. कप्तान की हत्या कर दी गई, सेना भाग खड़ी हुई, सेना भाग खड़ी हुई। इस वाक्य में कैप्टन की हत्या कर दी गई, that sentence is written in passive voice form. कप्तान की हत्या होना कारण है और आर्मी का भाग जाना उसी का परिणाम है। As we see that in this proper sentence the verb killed is written in passive voice form. कैप्टन की हत्या करना पहले हुआ और सेना का भाग जाना उसी का परिणाम हुआ। इसलिए इस सेंटेंस में लिखे गए द कैप्टन को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में प्रयुक्त करेंगे। एज इट इज रिटन इन पैसिव वॉइस फॉर्म, इसलिए सेंटेंस को जोड़ते समय हम परफेक्ट पार्टिसिपल के पैसिव वॉइस फॉर्म का प्रयोग करेंगे। The captain having been killed, the army fled. इस सेंटेंस को इस तरह से जोड़ देंगे, the captain having been killed, the army fled.